जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर सॉरी। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 8 की साइंस साइंस अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तो सामने स्क्रीन लगा लेते हैं एक बार, ठीक है। सामने आपको दिख रहा होगा चैप्टर 1 जो है फसल उत्पाद एवं प्रबंधन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट इसका चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में, पढ़ने वाले क्रॉप जब काटी जाती है उसको मार्केट तक आने तक क्या क्या प्रोसीजर रहता है उसको आराम से समझेंगे चैप्टर के अंदर। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फूड सिक्योरिटी होता है उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हो आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। ठीक है, फसल उत्पादन में प्रबंधन। ग्रीष्मावकाश में पहली और बूढ़ा अपने चाचा के घर गए। अपने चाचा एक किसान है, उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत के कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। भोजन बड़े स्तर का उत्पादन करना आवश्यक आवश्यक है। मैं जानता हूँ एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए एक नियत उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। देखो अगर मान के चलिए भारत के अंदर क्या कहते हैं, अगर आपको क्या कहते हैं बड़े बड़े बहुत भारत की जनसंख्या कितनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बढ़ती भी रहेगी आज, ठीक है। और भारत की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, इस चीज़ देखिएगा आप, तो क्या है, ऐसे चलता रहा तो क्या हो जाएगा कि खाने की स्केर्सिटी आ सकती है। मतलब कि जो लोग को आगे जाके अगर उचित मात्रा में उत्पादन ना हो, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो होती है, जो कृषि गतिविधियाँ होती है, वो ढंग से ना हो, ठीक है। फसलें ढंग से नहीं उगाई जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ढंग से हम खाने के लिए जो हमें क्या कहते हैं चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। अब देखो हम चीज़ें उगाते तो देते हैं। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, आज की तुलना करके देखता हूँ मैं पुराने काल से, ठीक है। जब हम वहाँ रहा करते थे, क्या कहते हैं, जब अंग्रेजी शासन के काल के अंदर हम रहा करते थे, उस टाइम क्या होता था, आए दिन अकाल पड़ा करता था। अकाल मतलब कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं भूखमरी के कारण मर जाया करते थे। क्यों? उस टाइम क्या था कि जो क्या कहते हैं खेती थी वो वर्षा पर निर्भर किया करती थी, मानसून पर निर्भर किया करती थी। और उस टाइम पे सिंचाई के अच्छे साधन थे नहीं। बारिश हुआ करती थी तभी अच्छी खेती हो पाती थी। और जिस साल बारिश ढंग से नहीं हो पाती थी, उस साल क्या होता था, उस साल क्या कहते हैं सूखा पड़ जाया करता था और खेती ढंग से होती नहीं थी, ठीक है। तो इससे अकाल का खतरा मतलब कि लोग भुखमरी के कारण भी मर जाया करते थे। पर्याप्त मात्रा में जब अनाज नहीं होगा तो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं आप भंडार भी नहीं कर सकते हो। देखो आपने कोई क्रॉप उगाई या फसल उगाई, वो फसल कट गई, वो कुछ अपना यूज़ करने के लिए रख लेगा और बाकी मार्केट में बेच देगा। मार्केट में बेचने के बाद क्या होगा, उसको अच्छी तरीके से साफ सफाई करके क्या कर देंगे, उसको स्टॉक कर देंगे। जैसे कि आपने देखा हो कि ना जो मंडियाँ होती है, मंडियों में क्या होता है, बड़े बड़े जो अनाज होते हैं वहाँ पे स्टोर रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं मंडियों से सप्लाई क्या होती है, बड़े बड़े शहरों में वहाँ से अनाज की सप्लाई होती है। गाँव से क्या होता है, सारा का सारा अनाज उन मंडियों में जाता है और उन मंडियों से सारा का सारा अनाज कहाँ जाता है, शहरों की तरफ, ठीक है। सब्जियाँ हो गई आपकी, ठीक है। क्योंकि उसी मंडी में उन सब्जियों का या अनाज को साफ किया जाता है, फिर उसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग शहरों में, ठीक है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है एक देश के अंदर। अगर आप क्या कहते हैं उस देश के अंदर उसकी जनसंख्या को भोजन प्राप्त प्रदान करना चाहते हो तो वहाँ पर एक नियमित उत्पादन होना चाहिए, ठीक है। नियमित उत्पादन मतलब कि हर साल उत्पादन होना चाहिए, ठीक है। फसलें उगाई जानी चाहिए। उचित प्रबंधन, प्रबंधन मतलब कि उनकी देख रेख अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। जो फसलें उनको स्टोर करके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो उनको रखने के लिए, ठीक है। और वितरण का मतलब ये है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो, है ना। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और अपने पौधे और भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आप याद है कि हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रकार संश्लेषित करते हैं, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। जो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है? देखो, जो अगर आपने एक चीज़ देखी हो कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बाय विच जो क्या कहते हैं हरे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानव जो है, मनुष्य है, जानवर जो है, वो ऐसे क्रियाकलाप से पीना नहीं बना सकता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हरे पौधों पर या फसलों पर निर्भर रहना पड़ता है।
ठीक है। भोजन बना नहीं सकता, इंसान भोजन पका सकता है। ठीक है, इन दोनों बातों में अंतर है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? सबकी बात है एनर्जी के लिए। हमें पूरे शरीर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के का संपादन के लिए करता है। आप देखो, जो क्या कहते हैं, भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, जब हम खाना खाते हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम क्या यूज़ करते हैं? बहुत सारे जो हम जैविक प्रक्रम करते हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, जिसको उत्सर्जन बोलते हैं। तो इन सबको करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, जिससे हम जीवित रह सकें। पौधों और जंतु दोनों से ही प्राप्त होते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं से, दोनों से प्राप्त होते हैं। पौधे मतलब कि शाकाहारी लोग, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ को लोग सर्वाहारी होते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं। समझ पा रहे हो? एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए एक नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ आ गया? कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, अब कृषि की बहुत सारी जो पद्धति आती है, कृषि करने के तरीके, उनको समझेंगे। ठीक है। मनुष्य लगभग 1000 ईसा पूर्व से ही मनुष्य क्या था? घुमंतु था। 1000 10,000 ईसा पूर्व, मतलब कि इसको बोलते हैं नवपाषाण काल। देखो, प्राचीन काल जो था, उसमें पहले पाषाण काल आता है। ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण काल आता है। पाषाण काल मतलब कि जब आदि जो मानव जो था, ना क्या कहते हैं, आदि मानव था। ठीक है, घुमंतु था। ठीक है, इधर उधर घूम का करता था, खाद्य संग्रह या फिर चीज़ों का इकट्ठा करा करता था। ठीक है, शिकार करा करता था, मतलब कि एक स्थायी निवास में रूप में। शहर नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, लोग जंगलों में, पेड़ों पे रहा करते थे। ठीक है, शिकार किया करते थे। फिर मध्य पाषाण काल आया। उसमें क्या हुआ, थोड़ा मानव विकसित हुआ, औजार, उन्होंने अच्छी तरीके से औजार बनाना सीख लिया। ठीक है, पेंटिंग करना सीख लिया। ठीक है, धीरे धीरे करके उन्होंने आग का आविष्कार भी करा। ठीक है, तो वो जो मानव था, उसके अंदर ज्ञान आना शुरू हो गया था। ठीक है, फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल शुरू होता है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से। भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। नवपाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलिथिक एज। ठीक है, अब इसमें क्या था, मानव जो था, अब वो पर्याप्त मात्रा में उसने खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, खेती करना क्यों कर दिया उसने? आग, लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लोहे का समझते हो? लोहा, लोहे का। अब क्या करते हैं, वो लकड़ी जो होती थी ना पहले, जब उससे ऐसी बात नहीं, खेती एकदम से शुरू कर दी। मीन्स मानव पहले खेती करता होगा नवपाषाण क्लास काल शुरू होने से पहले भी, लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं करता था। अब जो नवपाषाण काल में क्या है, जो मानव जो था खेती करने लग गया, लोहे का प्रयोग करना जान गया, लोहे की खोज हो चुकी थी। अब लोहे की खोज होने से क्या होता है, जो गहरी जुताई होती है वो संभव हो जाती है। ठीक है, अगर मान के चलिए, लोहे का हल जो होता है, मिट्टी को बहुत बिल्कुल गहरे मतलब कि गहन करके उसकी जुताई कर सकता है। जो नीचे के पोषक तत्व होते थे वो ऊपर आ जाया करते थे, जिससे क्या बढ़ी? उत्पादकता बढ़ी। ठीक है, उत्पादकता बढ़ी तो क्या हुआ, लोगों के पास क्या कहते हैं, अब खाने खाने अच्छी मात्रा में खाना होने लग गया। तो अगर अच्छी मात्रा में वो खाना उगाने लग गए, तो वो को उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर जाया करते थे आदि मानव, इसलिए कि उनको खाना मिल जाए। लेकिन अब खाना मिल रहा है, तो उन्होंने क्या, गाँव का विकास करा। ठीक है, गाँव का विकास करा, पशुपालन किया, इससे शहरों का विकास हुआ। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शहर बनते गए। समझ आ गए? ये एक चैन थी पूरी की पूरी। ठीक है, ये कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व में। मनुष्य घुमंतु थे, वह एक स्थान से दूसरे, ठीक है, तक। उसके बाद क्या हुआ, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे, मतलब घूमते रहा करते थे। वह कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, बता दिया आपको मैंने। ठीक है, कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। ठीक, उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने किसका प्रारंभ कर दिया? जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ। कालांतर में खेती कर चावल, और उसके बाद क्या हो, धीरे धीरे करके उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। चावल, खेती, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। ठीक है, और कृषि का आरंभ हुआ। ठीक है, आज एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। फसल किसको उगाएंगे? जैसे कि आपने कोई फसल उगाई। ठीक है, आपका कोई खेत है, तो आपने गेहूं की फसल उगाई, तो आप ये बोलोगे ना, गेहूं की फसल में गेहूं गेहूं होंगे ज़्यादातर बड़ी मात्रा में। ऐसा तो नहीं, मक्का होगा, मक्का की फसल में मक्का होगी। तो फसल किसको बोलते हैं? जब किसी एक ही किस्म के पौधे की किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसको बोलते हैं फसल। समझ आ गया? उदाहरण के लिए, गेहूं का की फसल का अर्थ ये है कि एक खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के होंगे। समझ आ गया?
आगे बढ़ते हैं, इस पेज को खत्म करो तो फिर आगे जाके बढ़ाऊंगा, ठीक है। आप ही जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जी, फल। जो फसलें होती है बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। अन्न, इसमें अन्न होता है, अनाज, सब्जियां हो सकती है, फल हो सकता है, ठीक है। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर इन फसलों को वर्गीकृत कर देते हैं, ठीक है। देखो देखो, सब्जियों को सब्जियों को, अन्न को या फिर फलों को ना बोल सकते हैं, उनको उनके मौसम के अनुसार आप वर्गीकृत वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको वर्गीकृत कर दिया गया है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में से भिन्न है। मतलब कि नोटिस करना, भारत, अगर आप उत्तर भारत में जाओ तो ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। वहीं तुम दक्षिण भारत जाओगे, वहाँ पे क्या कहते हैं, वर्षा तो होती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप रेगिस्तान भाग में जाओ, वहाँ पे क्या कहते हैं, अलग जलवायु है, वहाँ की गर्म जलवायु है, वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हो आप, मोटा अनाज उगा सकते हो, वो भी कहाँ पर, जो गंगा नहर, जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास, ठीक है। लेकिन पूरे रेगिस्तान में ऐसी कोई सुविधा है नहीं, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत जाओ, वहाँ पे अलग टेम्परेचर होता है। वहाँ की आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब ये होता है कि हवा के अंदर कितनी मात्रा में वो है, क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर, पानी की मात्रा, ठीक है। वर्षा, कहीं देखो रेगिस्तान में वर्षा कम होती है, उत्तर भारत में सही मात्रा में वर्षा होती है, दक्षिण भारत में कहीं कहीं बारिश होती है, कहीं कहीं अच्छी मात्रा में बारिश होती है, कहीं कहीं अच्छी मात्रा में बारिश नहीं होती है। तो भारत में अगर एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, इस जितनी भी जलवायु की परिस्थितियाँ सारी क्या एक अलग अलग है। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, इसी कारण वहाँ पे अलग तरीके की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। उत्तर भारत में अलग तरीके की फसलें उगाई जाती है, दक्षिण भारत में अलग तरीके की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। अगर आप गुजरात में जाओगे तो वहाँ पे काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी के लिए कपास बहुत अच्छा होता है, तो कपास वहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। हम्म। आज इसको हिंदी में कंप्लीट करता हूँ, अगले नेक्स्ट चैप्टर में इसको पूरा का पूरा इंग्लिश में करूँगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर दो पूरा। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। जो फसलें होती है मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होती है खरीफ फसल, ठीक है, और दूसरी होती है रबी फसल। एक फसल और होती है उसको जायद बोलते हैं, ठीक है। खरीफ जो फसल होती है उसको वर्षा ऋतु में बोलते हैं, कहाँ पे, किस कौन सी ऋतु में, कौन से मौसम में, वर्षा, मतलब कि बरसात के में बोया जाता है, ठीक है, खरीफ फसल कहलाती है, ठीक है। और जो रबी फसल होती है वो कब उगाई जाती है, शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में। और जो जायद फसल होती है ना, उसको उगाया जाता है किसमें, गर्म ग्रीष्म ऋतु में, मतलब कि गर्मियों में। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, और जो वर्षा ऋतु कब तक होती है, जून से सितंबर, मतलब कि खरीफ फसल वो फसल है जो जून से सितंबर के अंदर, क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु के दौरान उगाई जाती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। समझ में आ गया। उसी तरीके से जो रबी फसल होती है वो कौन सी होती है, आपकी शीत ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अक्टूबर से मार्च। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं आपकी, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसके अलावा कई फसलों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म में उगाई जाती है। समझ में आ गया आपको। फसल आधारित पद्धति है, फसल उगाने के लिए किसान अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप इस प्रकार के होते हैं कि जिनका उपयोग माली तथा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप तथा कृषि पद्धतियाँ कहलाती है, आगे दिए गई है। आगे समझाता हूँ इसको क्या क्या बोला गया। देखो, अगर आपने क्या कहते हैं, जब आप खेती करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, एक तो मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, मिट्टी तैयार करनी पड़ती है मतलब कि जब आपने जब पुरानी फसल की होगी उसकी क्या कहते हैं, नराई बोलते हैं, जो जो लकड़ी वकड़ी के उसके टुकड़े जड़ वड़ रहेगी होगी उसको सफाई करते हो, ठीक है। तैयार करते हो, मिट्टी को तैयार करते हो, उससे हल बनाते हो आप, फिर बुआई करते हो, बीज डालते हो उसके अंदर, ठीक है। हाँ, फिर खाद डालते हो, उर्वरक डालते हो उसमें, ठीक है। इस पे इसको पानी भी लगाते होगे, पानी है ना, खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए आप क्या कहते हैं, उसकी निराई नराई भी करते होगे और उर्वरक भी डालते होगे, कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए, जो खरपतवार नाशी होते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड जो होते हैं, है ना। फिर जब फसल पक जाती होगी उसकी कटाई करते होंगे, ठीक है। पर एंड में जाके उसको मंडियों में बेच देते होगे, कुछ फसल अपने पास रख ली और कुछ फसल मंडियों में जाके बेच दी, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। मिट्टी में तैयार, ठीक है।
ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। यू हैव लर्न दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड्स, प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। बट यू कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, अगर क्या आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो किससे खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग क्लोरोफिल इन इट्स एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। प्लांट से करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश का यूज़ करके, ठीक है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब कि एनिमल जैसे कि मानव भी क्या है, इंसान भी एक तरीके का मानव है, लेकिन विकसित मानव है, समझदार मानव है, वो तक अपना खाना नहीं बना सकता। सो देयर डू एनिमल्स गेट देयर देयर फूड फ्रॉम, तो फिर मानव अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो खाना जो मानव है वो या तो क्या कहते हैं अ, सा शाकाहारी, मतलब कि पेड़ पौधों से प्राप्त करेगा, या फिर जंतु, अन्य जंतु से प्राप्त करेगा मांस के रूप में, ठीक है। अब खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म इज कैरिड आउट ऑफ देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, मतलब कि अगर आपको बहुत सारे, आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाकलाप चाहिए, सांस लेते हो उसके लिए एनर्जी चाहिए, पाचन करते हो उसके लिए खाना एनर्जी चाहिए, ये सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपके खाने से। डाइजेशन करते हो तभी आपको एनर्जी चाहिए, है ना। रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, अंदर बाहर करते हो, तो क्या होता है? इनहेल एक्सहेल करते हो तो क्या होता है? आपका रेस्ट वो चाहिए, आपको एनर्जी है। एक्सक्रेशन, मतलब कि जब आप चीज़ों को बाहर निकालते हो अपने शरीर से, तब आपको एनर्जी चाहिए होती है, चाहे पसीना हो गया, चल मल मूत्र हो गया, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, अगर आपको एक पॉपुलेशन को रेगुलर रूप में क्या कहते हैं फूड देना है, मतलब कि भारत की जनसंख्या, एग्जाम्पल के रूप में भारत की जनसंख्या को आपको रेगुलर रूप में फूड देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि अच्छी मात्रा में फसलें उगानी पड़ेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। अब जो फसलें उगाई हो उनको अच्छी तरीके से स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। देखो, मान के चलिए आपने 100 टन गेहूँ उगाया, मान के चलिए, और वो एक साल में 50 टन यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो 50 टन उसको फेंक तो नहीं दोगे, उस 50 टन गेहूँ को रखने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मंडियाँ बनाई जाती है, मंडियों के इसलिए बनाई जाती है तो उस सामान को रखा जा सके, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आगे जाके उन मंडियों से सप्लाई किया जा सके जहाँ पर खाने की ज़रूरत है, या फिर फूड की ज़रूरत है, या अनाज की ज़रूरत है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC, इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसको थोड़ा समझाऊंगा। BC आप एक हिस्ट्री का लेक्चर देखिएगा, उसमें अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं 8th क्लास की जब हिस्ट्री पढ़ाने बैठूंगा ना, उसमें अच्छी तरीके से इन चीज़ों का जिक्र करेंगे, ठीक है। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, मतलब कि 10,000 ईसा पूर्व तक जो इंसान थे वो कैसे थे? वो घुमंतु थे, मतलब कि घुमा फिरा करते थे, ठीक है। देवर बंडरिंग इन दी ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसमें? ग्रुप में जाया करते थे, मतलब कि झुंड में जाया करते थे। किसकी तलाश में? सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, मतलब कि उनको घर मिल जाए या फिर खाना मिल जाए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो क्या कहते हैं फल सब्जियां खाया करते थे, सब्जियां खा लिया करते थे, ठीक है। एंड स्टार्टेड हंटिंग एंड एनिमल्स, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या कर दिया, क्या कहते हैं, उन्होंने शिकार करना भी शुरू कर दिया, ठीक है, फॉर फूड, ठीक है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइसेस व्हीट अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। पर उसके बाद उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके क्या कहते हैं, उन्होंने एक लैंड लिया, लैंड पे उन्होंने क्या कर दिया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे किसकी शुरुआत हुई? एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर की शुरुआत होने से क्या हुआ, लोग एक जगह पर टिक कर रहने लग गए, एक जगह टिक कर रहने लग गए, वहाँ उसी उसी जगह पर क्या कहते हैं एक बस्ती का निर्माण हुआ, एक टाउन का निर्माण हुआ जहाँ पे लोग रहा करते थे, ठीक है। समझ आ गया? When plants of a some kind are cultivated of one places on a large scale, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप, मतलब कि किसी भी एरिया में सेम तरीके की कोई भी क्या कहते हैं आपकी प्लांट्स हुआ है, क्या कहते हैं सेम स्पीसीज की कोई भी क्या कहते हैं प्लांट्स उगाया जाता है एक एरिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे कि एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर वीट। अगर हम बात करें, हमने ये बोला कि आज हमने इस साल हमने क्रॉप करी है, कौन सी क्रॉप करी है? वीट की। तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे के पूरे लैंड में किसकी क्रॉप होगी? क्रॉप वीट की। समझ आ गया? You already know that the crops are of the different types of cereals। क्रॉप्स में क्या क्या चीज़ें सीरियल्स आती हैं,
वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आती हैं, मतलब कि अनाज आता है, ठीक है। वेजिटेबल मतलब कि आपकी सब्जियाँ आती हैं, और फ्रूट्स आती हैं मतलब फल आते हैं। दस कैन बी क्लासिफाइड ऑन दी बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, ठीक है। अब इन फसलों को आप क्या कहते हैं, जिस मौसम में वो उगाई जाती है उनके आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहली होती है खरीफ, जो वर्षा ऋतु में, और रबी कौन सी फसल होती है, वो उगाई जाती है आपकी शीत ऋतु में। एक फसल और होती है जायद फसल, उनको गर्मियों में उगाते हैं। समझ में आ गया। इस बुक के अंदर दो फसलों के बारे में दे रखा है, खरीफ और रबी फसल। India is a vast country. The climatic conditions of the temperature, humidity and rainfall vary from the region to another. मतलब कि जो इंडिया है बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा, ठीक है। वहाँ की सॉइल अच्छी अलग मिलेगी, वहाँ का क्लाइमेट आपको अलग मिलेगा। वहाँ पे कहीं पे वर्षा होती है, बारिश सही से होती है, लेकिन कहीं पे वर्षा नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू डी रिच देर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन द डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कि भारत के अंदर अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इस डाइवर्सिटी के कारण, मतलब कि इतनी विभिन्नता के कारण भी हम क्रॉप को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली क्रॉप आती है आपकी खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप होती है वो क्रॉप होती है जो कौन से मौसम में लगाते हो आप रेनी सीजन में। कौन से मौसम में, रेनी सीजन के अंदर उगाते हो, ठीक है। खरीफ क्रॉप। और इसका सीज़न क्या होता है, ठीक है। इसका होता है जनरली जून टू सितंबर रेनी सीजन में। जून से सितंबर के बीच में भारत के अंदर बारिश होती है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कौन सा सीज़न होता है आपका, खरीफ क्रॉप का सीज़न होता है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, पैडी आती है, मीज़ आती है इसके अंदर, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, मूंगफली हो गया, एंड कॉटन हो गया, मतलब कि कपास हो गया। खरीफ क्रॉप्स है सारी की सारी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखा जाए रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, द क्रॉप्स ग्रोन इन दी विंटर, जो विंटर में उगाई जाती है, उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और इनका सीजन क्या था, अक्टूबर टू मार्च। समझ में आ गया। आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स ऑफ वीट, वीट सर्दियों में उगाई जाती है। आप ग्राम देख लीजिए, आप मटर देख लीजिए, मस्टर्ड सरसों देख लीजिए, एंड लाइन सीड्स हो गया आपका, ठीक है। बिसाइड दिस पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर और एट मैनी प्लेसेस। समर में भी जो फसल उगाई जाती है अलग अलग जगह पे, उनको क्या बोलते हैं, जायद बोलते हैं। इसमें दिखा नहीं गया, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आप किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिस क्या होता है, अगर आपको अगर कोई किसी भी एरिया में आपको फसल उगानी है, क्रॉप उगानी है, तो क्या कहते हो, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, प्रैक्टिसेस करनी, उन्हीं को बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। To produce a crop in a field, we have to been through the different kind of activity. It's called agricultural practices, ठीक है। These are the agricultural practices. First one is preparation of soil. Preparation of soil is that we need to extract the unwanted elements from the crop first, such as we can say that the old roots, ठीक है। हाँ, प्रीवियस क्रॉप रूट्स जो रह जाती हैं आपकी, क्या कहते हैं, मतलब पिछली पिछली फसल की जो जो भी रूट्स थी वो किस में रह गई होगी, फसल के अंदर, मिट्टी के अंदर, ठीक है। सोइंग मतलब कि उसको अच्छी तरीके जुताई करना। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, मतलब कि उसके अंदर खाद खाद और फर्टिलाइज़र यूज़ करना। इरिगेशन को उसको पानी देना, ठीक है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाने के लिए उसके अंदर क्या डालते हो, खरपतवार बनासी, ठीक है, वो पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं ना। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब समझते हो, कटाई। जब फसल पक जाती है उसको क्या करते हो आप, कटाई करते हो। फिर होते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि कुछ फसल अपने पास रख के उसको कहाँ बेच देते हो आप, मंडी के अंदर। ये क्या है आपका, क्रॉप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। अगर आपको क्रॉप उगानी है तो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन सॉइल को तैयार करना पड़ेगा। फिर सोइंग मतलब होता है बीज डालना, सॉरी गलती से मैंने गलत बोल दिया आपको। सोइंग मतलब होता है बीज डालना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। और इरिगेशन मतलब कि पानी देना उसको, है ना, सिंचाई देना। प्रोटेक्टिंग फॉर वीड्स, ठीक है। उसको कीटनाशकों जो खरपतवार होती है आसपास, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो क्रॉप के आस पास उग जाते हैं, वो क्रॉप की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आसपास बहुत सारी दवाइयाँ डालते हैं, जिससे जो क्रॉप के आसपास दो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप मर जाते हैं। इनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स बोलते हैं मेरे ख्याल से ना, आई थिंक। हार्वेस्टिंग मतलब कि इनको काटना। स्टोरेज मतलब कि उसको मंडियों में बेच देना, ठीक है। समझ में आ गया।
सबसे इसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे पहला क्या क्या है? सबसे पहले ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पहला सबसे क्या रहता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसको समझेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, सॉरी जय भारत, महाराष्ट्र में क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं यूपी में रह रहा हूँ फिलहाल तो पढ़ने के लिए, तो जय यूपी। ठीक है। तो अगर आपने हमारी पूरी 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 वीडियोज नहीं देखी है, ठीक है, तो जाके देख सकते हो। चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आपके लिए छोटी सी एक सूचना है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी कोर्स आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए देख लेते हैं। सामने आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपको इस पर कितने रुपये की पेमेंट करनी है? 21 रुपये की, तो ओनली 21 रुपीज़। 21 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है इसको, किस पे? इसी पे, ठीक है। 9278032677, ठीक है। जैसे ही आप 9278032677 को स्कैन करके या पेमेंट करके इसको करते हो, 21 रुपये आपको इसी नंबर पे 9278032677 पे आपको इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है हमें। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको क्या कहते हैं, एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको ये फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। साथ साथ आपको नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब कि आपको हमसे जुड़ने के बाद कहीं से भी कुछ भी तरीके से सपोर्टिव मटेरियल या ईटीसी कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड मैप कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा जब हम जब पढ़ाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एंड में एक रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में समझा देते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है। माइंड मैप का मतलब ये है, सॉरी मैं समझा नहीं पाया, कि जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ना, आपको क्या कहते हैं समरी के रूप में रिवाइज करा दिया जाता है पिक्चोरल डाटा के रूप में, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर, जितने भी लेक्चर सारे रिकॉर्डेड होने वाले हैं। आप कहीं भी कितनी बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। वन टाइम पेमेंट करनी है आपको, एक बार करनी है पेमेंट इसकी, सिर्फ एक बार। कितनी बार करनी है आपको? सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम, 21 रुपये, और पूरा एनसीईआरटी एक्सेस कर लिए। पर्सनल गाइडेंस, आपको जो गाइडेंस मिलने वाली है, पर्सनल गाइडेंस के साथ सारा का सारा लेक्चर आपको फ्री मिल जाएगा फिर, ठीक है। अब हमसे क्यों पढ़ना चाहिए? मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर चुका हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। और पीजी कर रहा हूँ मैं एमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अलग भी मुझे अलग कंपटीशन एग्जाम का एक्सपीरियंसेस है, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 5 ईयर एक्सपीरियंसेस है मुझे, किस चीज़ का है? 5 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।